हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड क्लास 12 की जो फिजिक्स है ना। 2025 के जो बच्चे हैं जो 2025 में बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो उनका जो सेकंड सैम्पल पेपर है वो फिजिक्स का, वो मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इससे पहले हमने फर्स्ट जो पेपर था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे मैं अगर बताना चाहूँ तो मैंने क्या क्या अभी तक जो है जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए जो वीडियो बनाई है, तो दोनों सैम्पल पेपर मैंने करवा दिए हैं। दोनों मतलब एक फिजिक्स का करवा दिया है और एक केमिस्ट्री का करवा दिया है, ठीक है। बाकी मैंने प्रीवियस 5 ईयर के आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के जो है इंपॉर्टेंट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन करवा दिए हैं। केवल आपका एक सेमीकंडक्टर रह गया है और केमिस्ट्री में जो है आपका क्या रह गया है, एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स रह गया है। और मैथ्स में मैंने 9 चैप्टर तक आपका कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो इतना मैंने आप लोगों को करवा दिया है, तो आप लोग उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आप करो, ठीक है। आप लोगों के यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे जितने मैंने अभी तक करवाए हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये कोशिश मैंने की है कि जितने भी क्वेश्चन है मैंने कोई भी क्वेश्चन आपका छुड़वाया नहीं है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। और उनको सॉल्व भी करवाया है आपको। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने चाहिए प्रीवियस 5 ईयर के, ठीक है। देखो कितने पेपर हो जाएंगे आपके प्रीवियस 5 ईयर के, सारे चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, सैम्पल पेपर हो गया आपके, ठीक है। तो इतना बहुत होता है अगर आप इतना रिविज़न कर लोगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो बाकी देखते हैं इस पेपर में आप लोगों का क्या क्या आया है, ठीक है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया है तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने जो भी डाउट्स हैं या कुछ भी है, ठीक है, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर है आपका 2024 से 25 का सैम्पल पेपर है आपका, ठीक है। तो एक करवा दिया, एक दूसरा है ये, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका कि क्या है क्वेश्चन कि यदि एक धन आवेश, देखो ये वीडियो जो होगी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों एक साथ आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सारी वीडियो आपकी बनाता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के दोनों दोनों मीडियम के बच्चे इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि एक धन आवेश यानी एक पॉजिटिव चार्ज है आपका कोई, ठीक है। उसको क्या कराया है, निम्न विभव यानी लो पोटेंशियल को, मान लो ये पोटेंशियल आपका लो है, ठीक है। यहाँ से ले गए हाई पोटेंशियल में, इसको उठा के ले गए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को किसी हाई पोटेंशियल पे, मान लो लो पोटेंशियल माइनस हो गया, हाई पोटेंशियल आपका प्लस हो गया, है ना। तो यहाँ लेके गए हम इस चार्ज को, तो उससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ना इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इस केस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क, ठीक है। और ये जो वर्क होता है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। क्या में होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो जब आप इसी चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो आपको वर्क यानी कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य जो होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में यहाँ पे संचित होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला इसका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये वाला जो पेपर है ये ज़्यादा अच्छा आपका है, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। जो इससे पहले वाला पेपर था वो थोड़ा सिंपल था, मगर ये वाला पेपर जो है थोड़ा अच्छा पेपर है ना। तो इसमें क्वेश्चन भी आपके थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पेपर को आपको जरूर करना चाहिए, ठीक। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। जैसे मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। क्या है, अंदर की तरफ है इस तरीके से, है ना। ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपका। तो और ये यहाँ पे ना इस तरीके से एंटर करेगा यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब जैसे मान लो ये तो इलेक्ट्रॉन ऐसा है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे ये अंदर की तरफ है, क्या है, अंदर की तरफ ऐसे। तो यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा तो ये किस तरीके का पाथ बनाएगा, तो ये यहाँ पे जैसे एंटर करता है ना, यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनाता है आपका। कैसा, सर्कुलर पाथ। इसकी हमने डेरिवेशन भी करी है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस 5 ईयर में मैंने करवाए हैं सारे के सारे, ठीक है। प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनके अंदर ये सारे क्वेश्चन, इसकी डेरिवेशन भी करवाई है। तो तभी बोल रहा हूँ कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब के सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, ये सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाते हैं जी। जैसे यहाँ पे एंटर करेगा 90 डिग्री पे
तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार पथ बनाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसकी जो ये जो मैंने अभी बताया ना, इसकी जो डेरिवेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। अगला बोला है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द वैल्यू ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है, किस में करता है, रेजिस्टेंस में करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, किस में, तो रेट ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक, तो इसका आंसर आपको पता चल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक फ्लक्स, ठीक है। यानी संबंध फ्लक्स की परिवर्तन की दर, जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, करंट इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक्ड फ्लक्स यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये EMF का फॉर्मूला पढ़ा था ना, EMF का फॉर्मूला क्या होता था, -d∅/dt, है ना, जो उसने फराडे ने दिया था। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर है ना d∅/dt, उस पर डिपेंड करता है। तो इसके फॉर्मूले में देखो d∅/dt आता है, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा 4th होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र की आकृति होगी, यानी कोई भी पॉइंट सोर्स होगा ना, जो पॉइंट सोर्स होगा वो किस तरीके के वेव फ्रंट बनाएगा, है ना, किस तरीके के तरंगाग्र बनाएगा। तो पॉइंट सोर्स हमेशा ऐसे कैसे गोलिया यानी स्पेरिकल बनाता है, कैसे बनाता है, स्पेरिकल, इसके डायग्राम आपने बनाया होगा। लीनियर वाला कैसे बनाता है, सिलेंड्रिकल बनाता था, है ना, सिलेंडर, इस तरीके से। तो इसका जो आंसर होगा स्पेरिकल। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। अगला पूछा है कि 1 AMU के 1 AMU जो होती है, 1 AMU मास जो होता है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है इसके अंदर, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो J और VD में रिलेशन है, तो J और VD में जो रिलेशन होता है वो ये फॉर्मूला होता है, J = NeVD, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो लेंस है आपके, एक +4 एक -2, इन दोनों को कांटेक्ट पे रखा हुआ है, तो इनकी कंबाइंड फोकल जो इनकी फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस विल बी, यानी जैसे मान लो एक लेंस ये है, इसकी वैल्यू है +4D, और एक दूसरा लेंस है ऐसे, इसकी वैल्यू है -2D, ठीक है। इन दोनों को चिपका के रखा हुआ है यानी कंबाइन करके रखा हुआ है। तो यहाँ इनकी जो अब फोकल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको। तो जैसे पावर P1 हमें ये दे रखा है, P2 ये दे रखा है। अब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि दोनों लेंस है ना, दोनों लेंस को हमने कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन कर रहे हैं मतलब टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो +4 -2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आएगा ना, प्लस का 2D। तो पावर जो आएगी हमारी वो आएगी 2D, है ना, यानी डायोप्टर। अब यहाँ पे फोकल लेंथ निकालते हैं इसकी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/P। तो P की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में पूछा था। अगला पूछा है द इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर जर्मेनियम मेक इट्स P टाइप। P टाइप बनाने के लिए आपको इनमें से कौन सी जो है इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धि बनानी पड़ती है। P टाइप अगर आपको अर्धचालक बनाना है तो इनमें से कौन सी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो आपको पता है P टाइप बनाने के लिए हमें 3 संयोजी यानी ट्राईवैलेंट जो वैलेंसी वाले जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनको मिलाना पड़ता है। तो आपको पता है एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। जैसे आपने देखोगे एल्यूमिनियम का 13 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 8 3, तो इसमें 3 इसकी वैलेंसी होती है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये इनकी जो होती है 5 होती है। ये तीनों ना एन टाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। किसको, एन टाइप, ये अभी आगे आएगा आपका, ठीक है। तो ये एन टाइप को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम तीनों को। जो तीनों है ये एन टाइप के लिए यूज़ होता है और ये आपका P टाइप के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे P टाइप पूछा था तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो अब जो आप पे है एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पता है नए तरीके से क्वेश्चन है जो पिछले साल से आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एबव क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, यानी जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो अनुचुंबकीय बन जाता है। तो ये तो ये आपका सही पॉइंट है, मतलब ठीक है। जब भी आप क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करोगे ना, तो जो भी आपका फेरोमैग्नेटिक यानी लोह चुंबकीय पदार्थ जो होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो पैरा बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो रीज़न दिया है, रीज़न ये दिया है कि डोमेन्स आर डिस्ट्रॉय एट हाई टेम्परेचर। तो ये सही है, जब इसके डोमेन्स होते हैं, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ना ऐसे डोमेन्स पाए जाते हैं। डोमेन्स मतलब अलग अलग रीजन, ठीक है, जहाँ पे आपके डाइपोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन इन यहाँ पे अलग अलग हो सकती है आपके इस तरीके से, ठीक है। तो ये जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, ये डोमेन्स होते हैं ये ब्रेक होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं ये, ठीक है। क्या होने लग जाते हैं? ये टूटने लग जाते हैं, और टूटने के बाद ये क्या बन जाते हैं? पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, यानी अनुचुंबकीय बन जाते हैं। तो यानी यहाँ पे आपका एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है इसका करेक्ट रीज़न दिया है। एसर्शन जो ये वैल्यू है ना, जो मतलब क्वेश्चन ये जो दिया है, इसका सही रीज़न दिया है आपका ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है करेक्ट क्या है, रीज़न है किसका? ए का, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। और जो इसका रीज़न दिया है कि दीज वेव आर प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, ये रीज़न जो दिया है ये है तो सही, मगर ये करेक्ट रीज़न नहीं है इसका। किसका? इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसका ट्रांसवर्स नेचर होता है, ठीक है, मगर स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण नहीं होता उसका, यानी ये तरंगे सीधी रेखा में संचित होती है, ये तो सही बात है, मगर इसका ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? राइट आंसर नहीं है। आपको पता है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करती है? मूव करती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर करेक्ट है ना, ए और आर करेक्ट है, मगर आर जो है वो करेक्ट रीज़न नहीं है किसका? ए का, ठीक है। ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है? प्रॉपर्टी, गुण होता है ये, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सीधी स्ट्रेट चलती हैं, आपकी सीधी रेखा में चलती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा, यानी 2 पॉइंट जो है, मान लो ये 2 पॉइंट लिए, ठीक है, मध्य बिंदु पर किसी वैद्युत विभव शून्य है, आवेश की प्रकृति क्या होगी? यानी जैसे मान लो ये 2 पॉइंट चार्ज है ना, एक क्यू यहाँ ले लिया, एक क्यू यहाँ ले लिया, और इनका मिड पॉइंट सपोज ये है, ठीक है, ए इनका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होने के लिए ये दोनों जो चार्ज है इनका प्रकृति यानी इनका नेचर कैसा होना चाहिए, है ना? वैद्युत विभव शून्य मतलब पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक। तो पोटेंशियल यहाँ पे जीरो होने के लिए कैसा होना चाहिए? एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए, जैसे प्लस का 5 और माइनस का 5। तो जब ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे साइन के, तब ये यहाँ पे जाके जीरो होगा बी, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, मतलब समान और विपरीत आवेश के होने चाहिए। समान हिंदी में बोलेंगे तो समान तथा विपरीत आवेश होने चाहिए, यानी इक्वल एंड क्या अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट नेचर होना चाहिए इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश कण पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल का फॉर्मूला आपको बताना है। यानी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगेगा यानी जो बल लगेगा उसका फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है आपका ये, ठीक है, ऐसे, और इसके अंदर कोई क्या है? गतिमान आवेशित कण है, यानी कोई मूविंग चार्ज है। क्या है? मूविंग चार्ज है, ठीक है। मान लो क्यू हमने चार्ज लिया, ये इसके अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला,
तो आपको पता है इसको बोलते हैं हम लॉरेंज बल बोलते हैं, इसको लॉरेंज फोर्स बोलते थे, ठीक है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, क्यू ई और क्यू वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इसके अंदर दोनों फोर्स लगते हैं, इसलिए इन दोनों का सम आएगा यहाँ पे, ठीक है। एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत क्षेत्र, और एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, ठीक है। वैद्युत बल और चुंबकीय बल, इसको बोलेंगे हम वैद्युत बल हिंदी में, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर, यानी प्रकाश तंतु में किस गुण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, इससे पहले वाला भी हमने पहले का पढ़ रखा है, ये भी हमने क्वेश्चन इसके बहुत बार कर रखे हैं। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस 5 ईयर के करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर होता है इसका आंसर, ठीक है। सॉरी, ऑप्टिकल फाइबर में यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसकी घटना के कारण ही ये ऑप्टिकल फाइबर आपका काम करता है, ठीक है। पीएन संधि डायोड की अक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है जब इसको अग्र अभिनेत्री में जोड़ा जाता है। यानी जैसे मान लो ये पीएन डायोड है ना, तो यहाँ पे जो बनती थी आपको पता है डिप्लीशन लेयर बनती थी। क्या बनती है यहाँ पे जो है, ये डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत हिंदी में। तो जैसे आप इसको फॉरवर्ड वाइज अग्र अभिनेत्री यानी फॉरवर्ड मतलब पी को प्लस और एन को माइनस से जोड़ते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपका, ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, ये जो लेयर है ये धीरे धीरे छोटी होती रहती है। क्या होती रहती है, छोटी होती रहती है, मतलब पतली हो जाएगी ऐसे, ठीक है। और पतली होती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये ख़त्म ही हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जोड़ने पे यानी फॉरवर्ड वाइज जोड़ने पर, अगर अभिनेत्री जोड़ने पर ये जो डिप्लीशन लेयर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। पहले जैसे मान लो इतनी बड़ी है ये, तो फिर छोटी होगी, फिर और पतली होती रहेगी, और पतली, फिर ये ख़त्म ही हो जाएगी आपकी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 6th क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी आपको प्रूव करना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कोई मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई क्लोज सरफेस है आपका, और यहाँ से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, यहाँ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा ये, ठीक है, वो बोल रहा है कि कुल आवेश का 1/ε0 होता है। यानी जो इसके अंदर आवेश होगा ना, जैसे मान लो आपने इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्या रखा हुआ है, चार्ज, ठीक। अब ये जो चार्ज होगा, ठीक है, ये जो चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ होगा क्यू, क्योंकि आपको पता है जब चार्ज क्यू होगा तभी तो इससे फ्लक्स निकलेगा ना, ये इस तरीके से, ठीक है। ये जो होता है फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी चुंबक वैद्युत क्षेत्र का है, ठीक है। तो ये कितना होता है कि ये जो फ्लक्स होता है ये कितना होगा, ये जो इसके अंदर टोटल चार्ज है उसका 1/ε0, यानी ये हमें प्रूव करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू ई जो होगा Q/ε0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। आप लोगों ने ये जैसे ये देखा होगा तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। यानी ये क्या है, गॉस थ्योरम है आपकी, क्या है, गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम यही बोलती है कि जो भी इनक्लोज चार्ज होता है उससे जो उस क्लोज सरफेस से जो आपका फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है, उस जो उसका इनसाइड जो चार्ज होता है उसका 1/ε0 होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे ये आपकी गॉस थ्योरम है, ठीक है, कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 द नेट चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक चीज़ है कि ये हिंदी में मेरे पास इसका हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को हिंदी में समझा दूंगा, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। गॉस थ्योरम आपको ये लिखनी नहीं है, ठीक है, आपको केवल ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको बस ये बता रहा हूँ कि गॉस थ्योरम होती क्या है। गॉस थ्योरम होती है कि जब भी कोई चार्ज को आप क्या करते हो, इनक्लोज करते हो, यानी उसको बंद करते हो, ठीक है, तो उससे जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है, वो टोटल फ्लक्स का
जो टोटल टोटल चार्ज का जो इसके अंदर चार्ज है ना टोटल, उसका 1/ε0 होता है। कितना? 1/ε0 होता है। ठीक है, तो ये है, ये तो गॉस थ्योरम है, ये आपको इस क्वेश्चन में करना नहीं है। ठीक है, ये आपका गॉस थ्योरम है, ये उसने लिख के दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपको इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने का भी दो तरीके हैं, एक तो है कूलाम्स लॉ से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और एक है अलग, मतलब जो सिंपल मेथड है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको अगर इस मेथड से करना है तो इस मेथड से कर लेना इसको। ठीक है, और वैसे ये वाला मेथड सिंपल ही है। ठीक है, ये वाले से भी कर सकते हो, और ये वाला मेथड मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों को स्कूल में भी करवा रखा होगा ये वाला मेथड। तो यहाँ पे हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम एक प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है गॉस थ्योरम जो होती है, गॉस की जो परिमेय होती है तभी लगती है जब हम इस आवेश को क्या करते हैं, यानी इस चार्ज को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज का मतलब है इसको बंद कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक गॉसाइन सरफेस बना देंगे। क्या बना देंगे? गॉसाइन सरफेस, जिसको गॉस से परिपथ बोलते हैं शायद। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें ना हम एक छोटा सा एक क्या ले लेते हैं, ds, जिसको स्मॉल एरिया एलिमेंट बोलते हैं, यानी इसको क्षेत्रफल खंड एक तरीके से बोल सकते हो आप। छोटा सा एरिया ले लिया हमने ds, क्या ले लिया? ds। ठीक है, अब ये टोटल तो ऐसे है यहाँ से यहाँ पूरा। ठीक है, मगर हमने इसको छोटा सा एक हिस्सा लिया ds। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना फ्लक्स, इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकालेंगे। ठीक है, जब हम वो निकाल लेंगे तो जो भी वो छोटा सा जो फ्लक्स आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल, तो पूरे से कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकल जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से फ्लक्स से ये छोटे से जो ds है उससे कितना फ्लक्स आपका पास हो सकता है, फिर हम ये जो पूरे में ऐसे छोटे छोटे ds होंगे, है ना? तो अगर आपने एक निकाल लिया, एक का निकाल दिया, मतलब एक ds से जितना फ्लक्स पास हो रहा है, यानी d5, मान लो यहाँ से d5 फ्लक्स पास हो रहा है ना? तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे कर रखा है। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, उसके चारों एक गोसाइन सरफेस बना रखी है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, एरिया एलिमेंट ले रखा हमने। ठीक है, जिसको हम ds बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा फाई, है ना, तो d फाई का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है E.ds। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो अब आपको पता है ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, है ना? यही तो फ्लक्स होगा हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका फॉर्मूला होता है कितना, ये E1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, और r कैप यहाँ पे क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबक जो वैद्युत क्षेत्र आपका, ये वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, किसके कारण? प्लस आवेश के कारण। ठीक है, प्लस चार्ज के कारण जो है आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र ही है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन ये है आपकी बाहर की तरफ। ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। अब क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी ई की जगह। ठीक है, तो ई की जगह जब आप रखोगे तो पहले यहाँ पे देखो डॉट है, इस डॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा होता है। क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, अब इस ई की वैल्यू यहाँ पर रख देना, जहाँ पे ये ई है, तो रख दिया हमने यहाँ पे ई की वैल्यू पूरी। ठीक है, जो ऊपर से रखी है हमने। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना रखा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, और जो ये हमने ds लिया था, है ना, ये जैसे हमने ये ds लिया है तो उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो भी ये होता है आपका। ठीक है, जिसको हम सदिश क्षेत्रफल बोलते हैं। तो एरिया वेक्टर जो होता है ये होता है, इसको सदिश बोलते हैं, सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया वेक्टर बोलते हैं जिसको। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, देखो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना? ds जो होता है ना, ये जो ds वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर जाता है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, मान लो कोई ये सरफेस ये है तो उसमें ऐसे परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपका मोबाइल है तो ये समझ लो मोबाइल से कोई तीर आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सीधा ऐसा बाहर की तरफ आता है एरिया वेक्टर, तो ई की डायरेक्शन भी वही है और ds की डायरेक्शन भी वही है, तो यानी इनके बीच में जो यहाँ पे थीटा होगा ना वो 0 डिग्री होगा। कितना होगा? थीटा जो बनेगा 0 डिग्री बनेगा। किसके बीच में? ई और ds। ये जो कॉस थीटा होता है ना, ये जो थीटा होता है ये इनके बीच में एंगल होता है, तो ई और ds के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे रख दिया हमने और ds को ds रखा। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये क्या हुआ, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स आपका बाहर निकला वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें निकालना है टोटल से कितना फ्लक्स पास होगा, ये पूरे से निकालना है ना हमें। तो पूरे पूरे से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। तो डी फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका फाई, क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, और आर भी कांस्टेंट है। तो ये तो पूरा तो बाहर हमने ऐसे लिख दिया इसको। बस यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा किसका, डी एस का, किसका, डी एस का। अब ये बताओ, ये छोटे छोटे डी एस आप जब जोड़ोगे इनको, है ना, ये इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डी एस होंगे, इन छोटे छोटे डी एस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एस मिलेगा, क्या मिलेगा, एस। और आपको पता है ये जो इसका इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², है ना, एरिया ऑफ स्पेयर आपने पढ़ा होगा, यानी गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो होता है 4πr²। तो यहाँ पे रखा हमने वैल्यू। अब देखो r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया, तो बचा क्या, Q/ε0। और यही हमें लाना था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, पहले एक छोटे से इससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो निकाला और उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो टोटल आ जाएगा। वैसे ये याद रखना, यहाँ पे डी एस का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4πr² आएगा आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एक न्यूमेरिकल दिया है आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में 3 कैपेसिटर यूज़ कर रखे हैं, कितने, 3 कैपेसिटर, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये 10 माइक्रोफेराड का है, ये 10 माइक्रोफेराड का है, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। और इस पूरे का ना टोटल, टोटल मतलब है कि सी, मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3, इन तीनों को अगर आप जोड़ो, ठीक है, तो टोटल आएगा, क्या आएगा, टोटल। तो टोटल का जो दे रखा है वो दे रखा है 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डायग्राम दिया था। तो पहले ना मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ लेता हूँ पैरेलल में, ठीक है। तो आपको पता है जब भी कैपेसिटर पैरेलल में होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, ठीक है। तो C'=C1 + C2, तो दोनों को जोड़ लो, कितना है, 10 + 10, तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ये हो गया 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया 20, और ये रहेगा सी का सी रहेगा ये, ठीक है। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, क्या में हो गए, सीरीज में, है ना, जिसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, और ये थे समांतर क्रम में दोनों, ठीक है। अब जैसे ये श्रेणी क्रम में आ गए, यानी सीरीज में आ गए, तो तब फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये क्या लगाते हैं, ये, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल बनेगा, है ना। तो टोटल हमने ले लिया, इस टोटल को C, सपोज इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो C बनेगा टोटल। तो 1/C = ये वाला जो हमने इसको जोड़ा था ना, उसको हमने C' लिया था, तो 1/C' + 1/, ये जो है हमारा ये वाला, ठीक है, C, इसको ले लिया हमने, ठीक है। या तो इसको ना C" ले लेना, क्या लेना, C", यहाँ पे डबल डैश कर देना इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, हमें टोटल की वैल्यू दे रखी थी, तो इसको रख देंगे 1/10, और C' की वैल्यू हमारी 20 + 1/C, ठीक है। अब यहाँ पे इस 20 को इधर ले जाना माइनस पे, = 1/C, और इसका एलसीएम लेके देखो, इतना आप लोग कर सकते हो 12th में, अगर आप लोगों आगे हो तो इसका एलसीएम आप लोगों को आना चाहिए, है ना। तो ये बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपको देखो यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2 में से 1 गया 1/20, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उस C की वैल्यू निकाल दी जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है, इस C की वैल्यू। तो आया समझ में। टोटल हमें यहाँ पे दे रखा था पूरे का कितना, ये 10, ठीक है। तो तब हमने इसको निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर ना एक डाइपोल है हमारा, ऐसे डाइपोल क्या है, -Q +Q, है ना। और डाइपोल दोनों कितनी डिस्टेंस में होता है, 12 डिस्टेंस में, कितने एंगल में, 30 डिग्री के एंगल में है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है वो है 5 × 10⁴, ठीक है। और
आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगा, क्या लगाएगा, टॉर्क, ठीक है। तो जब इसमें टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क यानी टाउ की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू ये 10⁻⁻5। टॉर्क हिंदी में क्या बोलते हैं टॉर्क को, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण, जो दे रखा है, क्या दे रखा है, बल आघूर्ण, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में दे रखा है, ठीक है। डाइपोल यानी बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी। तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव यानी पी निकालना हमें। वैद्युत द्विध्रुव को कैसे शो करते हैं, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, पी निकालना है हमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, द्विध्रुव आघूर्ण इतना, ठीक। तो ये वैद्युत द्विध्रुव कोई क्या है, वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, इतने एंगल पे है, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रही है आपको, ठीक है। हिंदी वालों को समझा रहा हूँ मैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र उसको ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4 दे रखा है। और इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसको हम पी ले लेते हैं, ठीक है। कितने एंगल पे, 30 एंगल पे। जब इस पर फोर्स लगेगा तो इस पर जो बल आघूर्ण टाउ वो दे रखा है आपको कितना, 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो आपको यहाँ से पी निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो थीटा एंगल दे रखा आपको, ई दे रखा था, टाउ दे रखा। तो ये सिंपल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखो, टाउ की वैल्यू रखी, पी आपको निकालना है वैसे रखना है, ई की वैल्यू रखो, sin 30 रखो, sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब ये 1/2 हो गया, ये पूरा इसके डिवाइड में जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 5 इंटू 10⁻4 पी, है ना। और ये 1/2, तो ये कटेगा, तो कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 इसका आंसर आएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ये पी की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है। मैंने जब प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन कराए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है इस फॉर्मूले पे, ठीक है। तो इसको जरूर करके आप जाना। अगला पूछा कि व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी ताप का धातुओं और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका, ठीक है, पहले हम देखते हैं मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल के लिए, धातुओं के लिए, ठीक है, किसके लिए, धातुओं के लिए। तो यहाँ पे ये याद रखना, एक पहले एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूँ रजिस्टिविटी का, तो रो इक्वल टू होता है m(n)e² टाउ, ठीक है, क्या होता है, टाउ। ये जो टाउ होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हिंदी में श्रांति काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रांति काल, ठीक है, यानी रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में है दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे इसमें भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है आपका, R इक्वल टू ρL/A, आपने फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। यहाँ पे है ना, आप रो भी लिख सकते हो डायरेक्ट, यानी रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी, है ना। रो आपको पता है ना, रजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता हिंदी में। और आर क्या होता है, रजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो दोनों में अंतर है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, यानी रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी क्या होता है, ये रजिस्टिविटी। हमें रजिस्टिविटी के बारे में बताना है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, रजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, ये याद रखना। अब क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो जो आपकी मेटल होंगे, क्या होंगे, मेटल। एक मिनट में यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई मेटल है ये, ठीक है। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जल्दी जल्दी यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। और जल्दी जल्दी जब ये मूव करेंगे तो यहाँ पे ना एक होता है टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का जो, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इनके बीच कोलिजन जब होता है उनके बीच का टाइम, ठीक है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम यानी टकराने तक का टाइम एक तरीके से बोल सकते हैं, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेज़ी से जाएगा तो ये जल्दी से उसके पास चले जाएगा ना, टकराएगा। ठीक है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। और जैसे ही यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कम तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। उल्टा हो रहा है ना, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाउ देखो डिवाइड में दे रखा है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे टाउ कम होगा, टाउ कम होगा तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो जैसे ही आप टी बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा, आर मतलब रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बिकॉज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिड्यूस द टाउ, यानी टाउ को रिड्यूस कर देते हैं, और टाउ रिड्यूस हो जाएगा तो रो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, और मेटल में जो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि मेटल हैव ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पॉजिटिव का मतलब यही है, रजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, यही मैंने हिंदी में लिखा हुआ, तापमान बढ़ाने पर रजिस्टिविटी, सॉरी ये मैंने यहाँ पे कम कर दिया, इसको बढ़ा देना है एरो ऊपर की तरफ। ठीक है, रजिस्टिविटी जो होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे टाउ घट जाता है और जो आपका रो है वो बढ़ जाएगा। और धातु का पॉजिटिव तापमान प्रतिरोध गुणांक होता है। ठीक है, ये देखते हैं हम सेमीकंडक्टर के लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालकों के लिए। किसके लिए, अर्धचालकों के लिए। तो इसमें ना उल्टा होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी कम होती रहती है इसकी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि देखो अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो ना, मान लो सिलिकॉन, तो ये ऐसे 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 चारों तरफ से बॉन्ड बने होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे 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 बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड बने होते हैं इसमें, तो जैसे ही आप ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ना ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूटते हैं बीच से। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ाने पे ये टूटते हैं बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो करंट बनेगी, है ना, क्या होगी, करंट बढ़ेगी। तो यानी रजिस्टिविटी कम होगी। ठीक है, तो यानी जब आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना, बॉन्ड जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो सेमीकंडक्टर के बीच है ना, अभी ना ये जब तक इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंसुलेटर होता है, यानी कोई भी करंट नहीं बहती इसमें। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो उससे करंट बनेगी, और करंट बनेगी तो ये आपको पता है करंट तभी बनती है जब करंट तभी फ्लो होती है जब रेजिस्टेंस कम होता है, रजिस्टिविटी कम होगी आपकी। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या होगा, रजिस्टिविटी और कम हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। बॉन्ड टूटेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो इंक्रीज टेम्परेचर सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है आपकी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर रजिस्टिविटी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर का ऋणात्मक प्रतिरोध गुणांक होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है कि अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन, और कौन कौन से फैक्टर है जो म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, तो देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन ना देखो आपका पहले भी आ रखा है, पहले के नोट्स है मेरे सारे जो मैंने आपको करवा रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर में देखो वही क्वेश्चन दोबारा आ रखा आपका। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है आपका, जैसे मान लो आपके पास दो कॉइल है, जैसे मान लो एक कॉइल ये है, ठीक है, और उसके बगल में ही आपने कोई दूसरी कॉइल रखी, और इस कॉइल में आपने क्या कर रखा है, यहाँ से बैटरी लगा रखी प्लस माइनस। तो इस बैटरी में जब करंट चलेगा, ठीक है, जब इस बैटरी में करंट जाएगा, मतलब इस कॉइल में जब आपका करंट जाएगा, तो इस कॉइल में जब करंट ऐसे 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 इसके अंदर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा अपने चारों ओर, ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ऐसे क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, कौन सी कॉइल, ये वाली कॉइल अपने चारों ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये। ठीक, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के सामने जब आपने ये दूसरी कॉइल रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के बगल में ही आपने जब दूसरी कॉइल को रखा हुआ है, और
इसमें इस फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी ये जो फ्लक्स बोल सकते हैं हम इसको, इसमें जब भी चेंज होगा तो इस कॉइल में ना अपने आप ही एक करंट बन जाएगी, यानी इस कॉइल के अंदर भी एक अपने आप ही एक करंट आ जाएगी। जबकि हमने यहाँ पे कोई बैटरी भी नहीं लगा के, देखो इसके अंदर ही अपने आप ही एक करंट अपने आप ही बन जाएगी, यानी इंड्यूस हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हम उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी अनोन्य प्रेरण। इस घटना को, यानी जो प्रोसेस हो रहा है ना, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक कॉइल है और इसमें आपने एक बैटरी लगा रखी है, और इस बैटरी से इसमें तो करंट जा रहा है आपका, मगर इसी के सामने अगर आपने दूसरी कोई कॉइल रख दी और उस पर कोई भी करंट नहीं, उसमें आपने कोई भी बैटरी नहीं जोड़ रखी, तो इस करंट में जैसे जैसे आप चेंज करोगे ना, यानी इस करंट में जब चेंज होगा, इससे जो फ्लक्स बन रहा होगा इससे टच होगा, जिसके कारण इसके अंदर भी एक करंट बन जाती है, इस दूसरी कॉइल के अंदर अपने आप ही एक करंट बन जाती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अनोन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, इट इज़ द फिनोमिना दैट कॉज एन इंड्यूस ईएमएफ टू बी प्रोड्यूस इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन द फ्लो ऑफ करंट इन अ नियर बाय कॉइल। ठीक है, यानी जब पास वाली कॉइल की करंट में आप चेंज करते हो, यानी करंट को बढ़ाओगे कम करोगे, तो उससे क्या होता है, इससे जो टच होने वाला फ्लक्स वो भी चेंज होगा। ठीक है, और चेंज होगा तो आपको पता है d∅dt है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्लक्स में जब भी चेंज होता है तो एक ईएमएफ बनता है, और ईएमएफ होगा तो करंट भी बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसी को अनोन्य प्रेरण करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ फेरों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा आप टर्न्स करोगे वायर के, है ना, उतनी ज़्यादा यहाँ पे करंट बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे 5 है, 10 है, 20, तो 20 वाले की ज़्यादा करंट बनेगी कंपेयर टू 5 वाले से। ठीक है, दूसरा ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप। साइज एंड शेप, आकृति और माप, यानी इसकी जो शेप कैसी है कॉइल की, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये दोनों कॉइल कितनी पास पास रखी हुई है। जैसे एक कॉइल है तो आप जितनी पास पास इसको रखोगे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पे करंट बनेगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन में उतना ज़्यादा होगा। ऐसे नहीं कि आपने दूर दूर रख दिया। तो इसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ है वो लगभग एक जैसा ही है, रिलेटिव ओरिएंटेशन, यानी ये रखे किस तरीके से हैं दोनों कॉइल। जो हम दोनों कॉइल की बात अभी तक कर रहे थे, वो दोनों कॉइल कैसे रखी हुई, तो हम 3 तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों का ओरिएंटेशन देखो अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा जो कपलिंग होगी वो यहाँ पे होगी, यानी कपलिंग का मतलब कितना आपस में वो मिले हुए हैं, जिससे क्या होगा, इससे जो भी फ्लक्स बन रहा होगा वो इस पे कितना इसको मिल रहा है, एक तरीके से इससे जो फ्लक्स बन रहा है वो इसको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कपलिंग सबसे ज़्यादा होती है आपकी, मतलब कपलिंग सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे कपलिंग बहुत कम है ना। ओरिएंटेशन इसका इस तरीके से रखा हुआ कि कपलिंग मिनिमम है के, है ना, तो इसमें यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो कम होगा आपका, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का होगा। तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये 5 फैक्टर हैं। ठीक है, आप इसको 4 भी लिख सकते हो, और मतलब ये दोनों लगभग सेम ही आपके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनोन्य प्रेरण जो था आपका म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके अंदर आपको इतना लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली में जिसमें पास पास सटे 100 फेरे, यानी ऐसी कोई कुंडली है। ठीक है, ठीक है, उसमें कितने 100 टन है आपके, कितने 100 टन है। एन की वैल्यू 100 देर की है, और रेडियस कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। और इससे कितनी करंट फ्लो हो रही है, इससे करंट फ्लो हो रही है 3.2 एम्पियर। कितनी, आई की वैल्यू 3.2 देर की है। तो आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है एक तो, और दूसरा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू दे रखी थी। ये फॉर्मूला होता है केंद्र, यानी किसी भी कुंडली के केंद्र, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने का। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। यहाँ पे जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये रख दी यहाँ पे, और एन की वैल्यू 100 रख दी, आई की वैल्यू रख दी 2, और आर की वैल्यू जो दे रखी थी सेंटीमीटर में उसको मीटर में बदल दिया, यानी 10⁻⁻2 लिख दिया इसको मीटर। ठीक, इसे सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड पूछा था मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, बलागुण, तो चुंबकीय आघूर्ण, सॉरी बल आघूर्ण नहीं, चुंबकीय आघूर्ण पूछा था। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, एन आपको दे रखा है, आई आपको दे रखा है, ए कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो थी, ठीक है, कितनी देर की थी आर की वैल्यू, 10 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर को मैंने सॉरी यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो ये 10 × 10, देखो 10 × -2 होता है ना, ठीक है। तो -10⁻⁻4 की मल्टीप्लाई और कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻2 यहाँ से, 10⁻⁻2 यहाँ से, तो 10⁻⁻4 हो गया आपका, ठीक। अब जब 10⁻⁻4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा ये, देखो ये जो करा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ना ये 100 और ये 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर रखी, तो ये बनाया था मैंने 4 जीरो, है ना, 4 जीरो बन गई थी। अब इंटू में 10⁻⁻4 है, तो 4 जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, +4 और ये -4, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये बचेगा केवल आपका इस दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो है यही आपका आंसर आएगा। ये +4 कट जाएगा आपका यहाँ से, है ना, क्योंकि इंटू में -4 भी आएगा, तो ये कट जाएगा, 10⁻10.04 आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मीटर में नहीं कन्वर्ट नहीं किया है इसको, तो इसको मीटर में कन्वर्ट आप कर लेना इसको, ठीक है। वो मैंने बता दिया कैसे करना है, यहाँ पे इंटू 10⁻⁻4 और कर देना, तो कट जाएगा, केवल इतना ही आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, आपका चुंबकीय आघूर्ण। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि बायोट-सैफर्ट का नियम क्या है, यानी राइट दी बायोट-सैफर्ट लॉ और एक्सप्लेन करना है आपको दी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है इसके अंदर भौतिक राशि है ना, उसके फॉर्मूले के अंदर आ रही हैं, तो उनके मतलब उनको भी आपको बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो भी उनकी फॉर्मूले में यूज़ हो रही हैं क्वांटिटीज़। तो देखते हैं इसको, तो यहाँ पे देखते हैं हम बायोट-सैफर्ट लॉ को, ठीक है। अगर बायोट-सैफर्ट लॉ अगर हम पढ़ें तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोट-सैफर्ट लॉ यूज़ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बायोट-सैफर्ट लॉ होता है, ये क्या काम करता है कि ये क्या बताता है हमें कि जो भी आपका किसी मान लो किसी वायर में करंट जा रहा है, क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। इसके कारण जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मान लो किसी भी पॉइंट पे ले लिया हमने, पी पॉइंट पे, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा डीबी, वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करे एक तो आई पे, यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, एक डिपेंड करेगा वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना, ये जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, तो हमने यहाँ पे लेंथ जो ये कंडक्टर है सपोज का DL लेंथ लेके, है ना, छोटा सा करंट एलिमेंट लेगा, अगर यहाँ पे करंट आई है तो, है ना, यही आई करंट जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम करंट एलिमेंट, DL करंट एलिमेंट, यानी जिसको हिंदी में धारा घनत्व पे डिपेंड करता है, धारा घनत्व, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। और तीसरी ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एंगल पे, एंगल कौन सा, ये जो DL आपने लिया है इस पे और इस पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है उनके बीच में जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो DB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो पॉइंट आप मिला, जिस पॉइंट को आप मिलाने इनके बीच का एंगल, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आपने R ले रखी है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट यानी ये जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये DB देखो किन किन चीज़ों पे निर्भर है, यानी किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो I पे, एक DL पे, है ना, DL क्या है आपका, ये जो करंट एलिमेंट हमने लिया है यहाँ पे, साइन थीटा पे, यानी थीटा कौन सा एंगल है, DL और इस R के बीच का एंगल, और 1/r², यानी जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप इन चारों को मिलाओगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा I DL साइन थीटा अपॉन R², ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। तो यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये तीनों एक साथ ले लिया है, IB DLB और साइन थीटा भी, ठीक है, और 1/r², तो इनको मिलाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। तो जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ पे μ0/4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू लोगे, I DL
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन था ना ये, इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ले लिया। तो यही बायो सेफ्रोड लॉ है आपका, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बायो सेफ्रोड नियम के अनुसार किसी बिंदु ओ पर धाराखंड हमने लिया था आई डी एल, ठीक है, आई डी एल हमने लिया था, के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो आई डी एल साइन थीटा के समानुपाती तथा ओ और आई डी एल के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी थी, यहाँ से यहाँ जो पॉइंट पी था, इनके बीच की जो दूरी थी एक्स, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब उसने ये पूछा था कि इस फॉर्मूले में क्या क्या जो चीज़ें यूज़ हो रही है उनको भी बताना था आपको, ठीक है। तो आई यहाँ पे करंट हो गया, डी एल यहाँ पे करंट एलिमेंट हो गया, है ना। आई डी एल यहाँ पे जो होता है वो करंट एलिमेंट होता है। थीटा आपको पता है किसके बीच में एंगल होता है, ये जो करंट एलिमेंट और इनको इस पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है उनके बीच का एंगल होता है। आर जो होता है इनके बीच की दूरी होती है, ठीक है, डिस्टेंस होती है। और डी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताने थे। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्स रे, हाउ आर एक्स रे डिफरेंट फ्रॉम गामा रे, यानी एक्स रे जो है गामा रे से किस तरीके से डिफरेंट है, उनके बीच में क्या अंतर है ना, वो आपको बताना है। तो देखते हैं इसको। तो ये आपका थियोरेटिकल है कि जो एक्स रे है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, ठीक है। और जबकि गामा रे जो होती है वो न्यूक्लियस से निकलती है, यानी जो गामा रे होती है ना वो यहाँ न्यूक्लियस से निकलती है आपकी, ठीक है। और जो एक्स रे होती हैं वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है आपका वहाँ से प्रोड्यूस होती है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं ना, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से आपकी को एक्स रे प्रोड्यूस होती है आपकी, ठीक है। वही लिखा हुआ है एक्स रे इलेक्ट्रॉन मेघ से उत्पन्न होते हैं, जबकि गामा किरणें नाभिक से उत्पन्न होती है आपकी। अगला है गामा रे हैव शॉर्टर वेवलेंथ देन एक्स रे, यानी गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है, ठीक है। और गामा रे आर मोर पेनिट्रेट देन एक्स रे, यानी गामा किरणों की विभेदन क्षमता ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यानी कितने अंदर तक जा सकती है, तो गामा रे ज़्यादा अंदर तक जा सकती है। मान लो आपके जैसे कोई मेटल है, ठीक है, यानी कोई धातु है, तो अगर आप उसमें गामा रे डालोगे तो वो बहुत अंदर तक जाएगा उसके अंदर, मगर एक्स रे ज़्यादा अंदर तक उसके अंदर नहीं जाती, है ना। अगर मान लो एक ये मेटल है आपका कोई, और आपने यहाँ पे दोनों रे डाली, एक आपने यहाँ पे डाली कौन सी गामा, और एक आपने डाली एक्स रे, तो एक्स रे आधे तक जाएगी मगर ये ज़्यादा अंदर तक जाती है आपकी। पेनिट्रेट का मतलब ज़्यादा अंदर तक जाती है, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं जैसे किसी मेटल के अंदर डिफेक्ट आपको ढूंढना है ना। जैसे कोई आपने मान लो कोई ब्रिज बना रहे हो लोहे का, और उसमें आपने लोहे यूज़ कर रखा, तो उसको अंदर से देखना कि कहीं से क्रैक तो नहीं है ना, अंदर से ब्रेक तो नहीं है, तो उसके लिए गामा रे यूज़ करते हैं। तो इनकी विभेदन क्षमता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कोई कॉन्वेक्स लेंस है उससे कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, और ये जो इमेज बना रहा हो 3 टाइम्स बना रहा है मैग्नीफाइड इमेज, यानी ऑब्जेक्ट से 3 गुना बना रहा है ये, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है व्हाट विल बी दी फोकल लेंथ, आपको फोकस दूरी निकालनी है, ठीक। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है u की वैल्यू तो माइनस में ही होती है हमेशा, है ना। m जो है यहाँ पे 3 लिया हमने, कितना लिया है 3। अब यहाँ पे इसको ना m को हम -3 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज बोला है, ठीक है। तो रियल इमेज जो होगी वो माइनस में नहीं हो सकी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे v माइनस क्यों नहीं हो सकता है, अगर हम देखें, देखो u माइनस का अगर हम m का फॉर्मूला देखें तो ये होगा v/u होता है, ठीक है। u आपका माइनस का है, ठीक है, और m आपको क्या कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से जब ये v आएगा ना तो ये क्या आएगा प्लस का आएगा, क्या आएगा प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है इसलिए v आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का आना चाहिए। तो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मान लो यहाँ पे v माइनस का होता है ना, तो फिर ये प्लस का नहीं बनेगा आपका, क्या नहीं बनेगा प्लस का, क्योंकि ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर v माइनस में आएगा।
तो इसलिए यहाँ पे V प्लस का नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो U आपको माइनस का 20, U तो हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे M का, M बराबर होता है V अपॉन U, ठीक है। तो U तो माइनस का लिखोगे, माइनस को 20 हो जाएगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में बोला है रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए क्या आता है, V हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर V हमेशा पॉजिटिव अगर आपको रखना है तो यहाँ पे M को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि तब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ M का कितना रखना पड़ेगा, -3 रखना पड़ेगा। तो M -3 रखा, F अपॉन U प्लस एफ, ये फॉर्मूला रखा, U की वैल्यू -20 रखी, फिर यहाँ से सॉल्व करके आप F निकाल लोगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस में करोगे और इसकी वैल्यू F निकाल लोगे। तो ये यहाँ पे समझना है आपको कि M हमने यहाँ पे माइनस क्यों रखा, क्योंकि V को क्या रखना है, हमें प्लस रखना है, इसलिए, ठीक है। तो ये प्लस तभी रहेगा जब U माइनस में है आपका, तो ये भी जब माइनस में होगा तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस का बनेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां बतानी है आपको, ठीक है। जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था उसकी 2 ड्रॉबैक आपको बतानी है। तो देखते हैं। पहला तो यही है कि ये परमाणु यानी एटम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको नहीं समझा पाया, ठीक है, स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाया। और फिर दूसरा ये लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसी भी एटम के, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया और स्थायित्व को नहीं समझा पाया, ठीक है। बाकी आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो, ठीक, कि स्थायित्व को किस तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। इसके बाद ये जो 14 क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को करवाता हूँ 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो एन टाइप का अर्धचालक किस प्रकार बनता है, यानी एन टाइप अगर आपको अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनाना है तो वो किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है, वो देखते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख खींचिए, तो उसका बैंड डायग्राम भी आपको बनाना है, तो देखते हैं। तो एन टाइप का अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है ना, तो जो भी आपके पास सेमीकंडक्टर होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे जर्मेनियम के ले रखे, क्या ले रखे, जर्मेनियम के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मिलाते हैं ना, कौन सी डोपिंग करते हैं, यहाँ पे कौन सी इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, पेंटावैलेंट यानी 5 संयोजी, जैसे फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये मिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये जर्मेनियम है, तो इसने 4 बॉन्ड बनाए रहते हैं अपने चारों तरफ से। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। अब जब ये 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे 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 ऐसे, दूसरा जर्मेनियम होगा वो भी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो जैसे ही हम इसके अंदर मान लो इनमें से कोई एक इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे, जैसे मान लो फॉस्फोरस मिला दिया मैंने यहाँ, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस जब इसके अंदर आएगा तो ये फॉस्फोरस इसमें कितने, 5, तो 5 में से तो 4 तो ये बॉन्ड बना लेगा मान लो, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्री रह जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉस्फोरस मान लो यहाँ पे जर्मेनियम की जगह फॉस्फोरस आ गया बीच में, तो अब इस फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर, तो एक इसका फ्री रह जाता है इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, यहाँ पे मूव करता है तब, है ना, जिसके कारण यहाँ पे करंट फ्लो होती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर आप बनाते हो जब आप शुद्ध प्योर जर्मेनियम यानी शुद्ध जर्मेनियम के अंदर ये 5 संयोजी वाला के अशुद्धि मिलाते हो, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे आपका ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाता है और इससे आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इम्प्योरिटी ओवर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं इसको, ठीक है, ऑन प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच इंक्रीज दी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कैरियर को बढ़ा देती है। यहाँ पे भी ये लिखा है, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में 5 संयोजी तत्वों को मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो समझ में आ गया। जैसे मान लो ये टोटल आपका क्या था, एक सेमीकंडक्टर था, आपने इसमें फॉस्फोरस मिला दिया, तो जैसे ही फॉस्फोरस यहाँ पे आ गया सपोज, तो 4 इस इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाएगा। और जब वो आपको पता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके कारण करंट फ्लो होता है आपका, ठीक है। बाकी इसका बैंड डायग्राम इस तरीके का होता है एन टाइप वाले का, यहाँ वैलेंस बैंड, यहाँ कंडक्शन बैंड, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है और इनके बीच में ये एनर्जी गैप है, ठीक है। और ये डोपिंग लाइन आपकी इसकी। तो यहाँ पे जो इस वीडियो में आप लोगों के यहाँ तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इसके आगे मैं जो है सेकंड वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक, अच्छे से कर लीजिएगा। और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका जल्दी, मतलब ये जो पेपर होगा ये भी आपका जल्दी ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर इसकी जो सेकंड वीडियो है वो भी आप लोगों के पास आ जाएगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।